So good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Good afternoon, मित्रों. आज जो हम लोग करने को जा रहा है, ये जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पहले बार ये हेजिंग के बारे में बोलेंगे, गोल्ड हेजिंग के बारे में. आप लोग सुन ही रहा था जो हम लोग बोल रहा था. गोल्ड का प्राइस हम लोग जानते हैं विश्व का प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है और वो ऊपर नीच होता है. तो ऊपर नीच जो होता है उसके लिए कंज्यूमर का तो ठीक है, उनका जो सेविंग्स है वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है. लेकिन हमारा जो हम लोग जो कारोबारी है, क्योंकि भारत हम लोग बोलते हैं बेसिकली जॉब वर्कर है, कि हम लोग जॉब वर्क करके, क्योंकि गोल्ड तो हमारा कंट्री में बनता नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ता है और वो उसके जरिए हम लोग खरीद उसको बनाते हैं, ज्वेलरी या कुछ भी और भी कुछ कॉइन्स है जो भी बोलिए, और देन बेचते हैं. तो हमारा जो इन द मिडिल जो हमारा जो इनकम है, आप लोग का जो इनकम है उसको कैसे सेफ रखे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं भी होवे और इन्वेस्टमेंट है तो उसको सेफ रखे. इसका जो जरिया है, हाउ टू डू इट बेसिकली, वो शिवांशु जी बोलेंगे. और शिवांशु जी कौन है? शिवांशु जी इन माय ओपिनियन इज टुडे इन द कंट्री, हमारा देश में सबसे अच्छा जो जानकार है इसका बारे में, हेजिंग का बारे में, क्योंकि 20 साल के पुराना इनका एक्सपीरियंस है. जो MCX जो है आप जानते हैं, ये कमोडिटी एक्सचेंज है. भारत में कमोडिटी के ऊपर भी आप निवेश कर सकते हैं. ये कमोडिटी एक्सचेंज MCX के थ्रू ये चालू हुआ. और शिवांशु जो है ये कमोडिटी का बारे में, इसका 20 साल का पुराना एक्सपीरियंस है. ये बहुत सारा कंपनी में काम किया है जो एकदम जाना माना है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, जैसे हिंडाल्को है, जैसे आप ये जो MCX जो चालू हुआ है, जो इनका जो गोल्ड का जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग जो चालू है, शिवांशु के जरिए चालू है और हम इनको व्यक्तिगत रूप से बहुत दिन से जानते हैं. तो ये इधर पर जो जो हार्डवर्क, जो टॉयल है ऑन ग्राउंड में जाके जो किए हैं, सबको समझाने के लिए कि कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको कैसे आप सेफ हो सकता है, आपका जो रिस्क है वो कैसे कम कर सकता है. तो ये शिवांशु जी दोनों साइड को उसी के लिए बहुत अच्छे जानते हैं. जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन साइड है, जो प्लेटफॉर्म ये लोग दे रहे हैं, जो MCX है, इसके ज्यादा तो कौन जानेंगे, और जो फ्रंटल साइड है जिसके लिए वो दे रहा है, उनके लिए ग्रास रूट में काम करने का इनका एक्सपीरियंस है. तो ये जो अभी ये लोग जो चालू किया है, डिलीवरेबल 1 ग्राम गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड पेटल फ्यूचर्स, इसके बारे में भी ये बोलेंगे. ये एकदम एक यूनिक प्रोडक्ट है जो जिसके बारे में बोलेंगे, और ये कंट्री में फर्स्ट है जो ऐसे चालू किया है. तो ये सब मिला के आपका रिस्क को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, आपका गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा को, ये इसके लिए इन्होंने जो आज बोलेंगे, ये हमारे लिए बहुत, ये हम लोग सौभाग्यशाली है कि ये टाइम दिया है हमारे लिए और आप लोग के लिए. तो आप लोग सामने जाके हम लोग सुनते हैं. शिवांशु जी आइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं शिवांशु जी का सुनने के लिए. थैंक यू शिवांशु. आई थिंक सब्यसाची जी, आपने बहुत एलैबोरेट तौर से इंट्रोडक्शन दिया. मैं तो इतना जानता हूं कि जैसा कि MCX की जो कमिटमेंट है उन फिजिकल इंडस्ट्रीज के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ट्रेड होते हैं, तो GJEPC एक एपेक्स बॉडी है कंट्री की, जिसके अंदर की सारी ज्वेलर फ्रेटर्निटी इसके साथ सम्मिलित है, जुड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर. तो एक बात तो बहुत सिंपल है कि जो विजन है वो दोनों का एक है कि जो ज्वेलर्स हैं और जो हमारे पूरी कंट्री के अंदर इस समय ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हैं, उनके रिस्क को, जो प्राइस रिस्क है, उसे कैसे मिटिगेट किया जाए, उसे कैसे उसका निवारण किया जाए, ताकि एक्सचेंज के माध्यम से सभी ज्वेलर्स, चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, उनका जो मार्जिन है, कन्वर्जन मार्जिन है, वो सेफ रहे, उसकी जो सेफ्टी है, इम्यूनिटी है, वो बनी रहे. तो इस तरह के थीम के साथ के एक्सचेंज के माध्यम से कैसे ये संभव है, मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ. तो अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं उस प्रेजेंटेशन को रन करना चाहूँगा और उसमें मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बेनिफिट्स क्या हैं, एग्जैक्टली किस रूप में ज्वेलर्स एक्सचेंज के वायदा और विकल्प कारोबार, यानी फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेसीज, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से एक्सचेंज के माध्यम से डिलीवरी भी लेना संभव है, और
किस प्रोडक्ट की क्या एडवांटेजेस हैं, एमसीएक्स के क्या आंकड़े हैं इन प्रोडक्ट्स को लेके, ये सब चीजें इसके अंदर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा. सो आई थिंक मे वी बिगिन द प्रेजेंटेशन देन. Yes, please go ahead. I'll just share the screen. जी हाँ. सो इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि एमसीएक्स के प्राइसेस का क्या कॉम्पोजिशन है. जैसे इस समय कंट्री के अंदर अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो नॉर्मली देखा गया है कि बेंचमार्क माना जाता है इसे, और प्लस और माइनस एमसीएक्स के बेसिस पे कारोबार, चाहे वो ज्वेलर्स हों या रिफाइनर या बुलियन ट्रेडर हों, वहाँ पे किया जा रहा है. तो इसके अंदर 3 तरह की प्रोटेक्शन आपको मिलती है एज अ ज्वेलर. एक, आपका जो इंटरनेशनल गोल्ड या सिल्वर का प्राइस है उसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है, जो बढ़घड़ है, जो कि वधघड़ है, उसका आपको एक तरह से हेज मिलता है. करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो भी इसके अंदर कवर्ड है, बिकॉज रुपीस के अंदर है ये डिनोमिनेटेड. और जो कस्टम ड्यूटी है जो कि चेंज होती है महीने में 2 बार नोटिफाई की जाती है, वो भी इस प्राइस का हिस्सा है. तो इन तीनों प्राइस पॉइंट्स में, इन तीनों फैक्टर्स में हल्की सी भी वेरिएशन आती है तो वो आपको एक्सचेंज के प्राइसेस पे देखने को मिलती है. सो इंपोर्टर्स, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एजेंसी से लेके बुलियन ट्रेडर्स, ज्वेलर्स और रिटेल ज्वेलर्स, एक्सपोर्टर्स, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करके हेजिंग के द्वारा इसका फायदा उठाते हैं, रिस्क को खत्म करते हैं. इसकी जो कोरिलेशन है एमसीएक्स के प्राइसेस की, वो आप देख सकते हैं कि लगभग 99% इंटरनेशनल भाव से कोरिलेट होता है वो, और लगभग सेम 98 to 99% जो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है उससे भी कोरिलेट होता है. ये एक बहुत बड़े कारण है दोनों. एक कि प्राइस के अंदर तीनों एलिमेंट्स होना, दूसरा प्राइस की जो मूवमेंट है वो हाईली कोरिलेटेड होना इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक प्राइसेस से. इन 2 कारणों की वजह से ही इसे बहुत अच्छा एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जाता है. और जैसा लास्ट पॉइंट है कि एमसीएक्स के या इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हमें एक ही वर्किंग डे के अंदर वी आर एबल टू सी व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. जापान से लेके दोपहर में अराउंड नून चाइना, दोपहर बाद यूरोप, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे यूएसए की जो मूवमेंट शुरू होती हैं, वो सारी की सारी मूवमेंट्स एमसीएक्स के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होती हैं. और एमसीएक्स का जो क्लोज है वो रात को, आपको पता है कि सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:55 तक कारोबार रहता है. ये कुछ आंकड़े हैं पिछले साल, बेसिकली 1920 के अंदर जो प्राइस मूवमेंट्स, जो वॉल्यूम की रूपरेखा थी वो इस प्रकार थी कि अराउंड 11,257 करोड़ का कारोबार हुआ गोल्ड और सिल्वर मिला के. और अभी जो फर्स्ट हाफ खत्म हुआ है उसमें 19,000 करोड़, यानी काफ़ी इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है. और सिमिलरली ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो ओपन पोजीशंस रहती हैं और जो वॉल्यूम्स हैं उसके अंदर भी गोल्ड में अमूमन 18 टन के करीब दिन में काम होता है और 23 टन के करीब ओपन इंटरेस्ट देखा गया है. यानी कि जो हेजर्स हैं उनकी प्रेजेंस कंसिस्टेंट है. इसके लिए वो ओपन इंटरेस्ट में रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि बाय और सेल ओपन पोजीशंस कितनी है. इससे मार्केट के डेप्थ और मार्केट की जो एफिशिएंसी है इसका एक अंदाजा लगाया जाता है. ये ग्राफ में बेसिकली देखिए गोल्ड के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास अवेलेबल. हर एक साइज में, हर एक डिनोमिनेशन में एक प्रोडक्ट आपको मिलता है. गोल्ड किलोग्राम, गोल्ड 100 ग्राम, गोल्ड गिनी यानी 8 ग्राम का कॉइन, और गोल्ड पेटल जो वर्ल्ड में
पहला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमने लॉन्च किया जो 1 ग्राम का डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये चारों के चारों प्रोडक्ट्स कंपल्सरी डिलीवरी प्रोडक्ट्स हैं। तो उससे जो स्पॉट मार्केट की हाजिर और वायदा की जो कन्वर्जेंस है वो आइडियल रहती है, बिकॉज ये अल्टीमेटली आप इसमें डिलीवरी दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कुछ दिन पहले जब सिल्वर मार्केट में बहुत डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई थी, स्पॉट मार्केट बहुत नीचे चल रहा था इंटरनेशनल पैरिटी से, कभी ऊपर था कभी नीचे था, उस दौरान एक्सचेंज के ऊपर 140 टन की सिल्वर की डिलीवरी हुई। तो इससे ये साफ दिखता है कि इस प्राइस को एक मान्यता प्राप्त है और इसके जरिए से स्पॉट और फ्यूचर्स की जो कन्वर्जेंस है वो संभव होती है। आपने देखा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पिछले 4 साल का ग्राफ है, बट अगर रिसेंटली देखें टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड तो मार्च में जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो लगभग 38-39,000 लेवल पे थे और इनको हमने अगस्त तक आते आते लगभग 56,000 के करीब पहुंचते हुए देखा। तो लिहाजा जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत बढ़ गई थी इन प्राइसेस के अंदर। सिमिलरली अगर आप सिल्वर की बात करें, सिल्वर को भी हमने 33-34,000 मार्च में था और इट लगभग 75,000 के ऊपर वो अगस्त में आता हुआ दिखा। सिल्वर के अंदर भी हमारे पास जो 3 प्रोडक्ट्स आपके लिए हैं वो तीनों के तीनों डिलीवरेबल हैं। एक तो सिल्वर की जो 30 किलो की बार है वो प्रोडक्ट है, और जहाँ तक डोमेस्टिक प्राइस बेंचमार्क का सवाल है, जैसे गोल्ड में किलो बार है वैसे ही सिल्वर में 30 kg कॉन्ट्रैक्ट है। और जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यानी सिल्वर मिनी और माइक्रो वो 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के लॉट साइज में है और उनके अंदर जो डिलीवरी यूनिट है वो 1 किलोग्राम की सिल्वर बार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिलीवरी के अलावा जो हम वॉलेटिलिटी, अब आप इन दोनों ग्राफ्स को देखें अगर, तो इससे एक बात तो बड़ी क्लियर है कि गोल्ड और सिल्वर की वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ गई है। तो बेसिकली वॉलेटिलिटी जो है वो एक सर्टेनिटी गिनी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वॉलेटिलिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन सच सर्कमस्टेंसेस। जिस तरह से मार्केट में उठापटक रहती है, तो इस रिस्क को हम कैसे मिटिगेट करें। अब आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल दिया गया है कि एनुअलाइज्ड जो वॉलेटिलिटी गोल्ड में 19% के लेवल पे रही है 2020 में। सो इसका मतलब है कि अगर हमारी कंट्री 2 लाख करोड़ फॉर एग्जांपल ऑन अ कंजर्वेटिव साइड 2 लाख करोड़ का अगर गोल्ड इंडिया में मार्केट साइज रखता है तो उसमें से 19% यानी कि 38,000 करोड़ का रिस्क है ड्यू टू दिस वॉलेटिलिटी। तो इससे ये अहमियत इस बात को मिलती है कि हमें हेजिंग ज़रूरी है हमारे लिए। हेजिंग ना करना एक स्पेक्युलेटिव बात हो जाती है। सो हेजिंग की बात करें तो आपके एक ज्वेलर के बिजनेस मॉडल में किस तरह से हेजिंग को एक स्थान, एक जगह मिल सकती है। सो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर या डेरिवेटिव मार्केट के अंदर फिजिकल का जो सौदा है उसके उलट अगर काम किया जाए और उसे रिवर्स किया जाए, जब आप अपना फिजिकल सौदा मैच्योर करते हैं तो उसे एक हेजिंग की संज्ञा दी जाती है इन शॉर्ट। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, इसके अंदर जो बेनिफिट्स ये हैं कि आप अपना थोड़ा सा मार्जिन देके, गोल्ड में लगभग 6% का मार्जिन देके आप अपनी पोजीशन को, अपने प्राइस को लॉक इन कर सकते हैं एक्सचेंज पे। सो ये कितना कैपिटल इफेक्टिव मेथड है कि आपका कैपिटल की ब्लॉकेज सिर्फ 6% हुई और आपने अपने पूरे बिजनेस साइकिल को प्रोटेक्ट कर लिया, तो लॉक इन हो गए प्राइसेस। आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी लॉक इन हो गया बिकॉज आपके प्राइसेस को एक तरह की इंश्योरेंस मिल गई। अगर आपकी कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री है तो आप उसे एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, सेल पोजीशन एक्वायर करके उसकी प्रोटेक्शन आपने कर ली। और ये सब किया इन अ वेरी कैपिटल एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। और सबसे बड़ा जो एक एक्सचेंज का एसेट रहता है वो है लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन। तो जैसा कि देखा गया है कि ये
इंडिया का बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट गिने जाते हैं, 99% अगर फ्यूचर्स में मार्केट शेयर है, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी जो मार्केट फिजिकल है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आर्बिट्राजर्स हैं, वो सारे के सारे MCX के इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्टिव है। सो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप सपोज एक ज्वेलर को एक कस्टमर आके आज की डेट में बोलता है कि मुझे आपका ये ज्वेलरी मुझे लेनी है, इसका प्राइस मैं अभी लॉक इन कर रहा हूँ और ये एक अपफ्रंट थोड़ा सा आपको मैं बुकिंग अमाउंट देके जा रहा हूँ। तो यानी कि 51,000 अगर उस समय भाव चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको फिजिकल गोल्ड अभी नहीं खरीदना है, लेट से 20 दिन बाद डिलीवरी देनी है और हो सकता है आपने फेजेस में फिजिकल गोल्ड खरीदना हो, तो आपको सिर्फ उस क्वांटिटी को MCX पे लॉक इन करना है, यानी फ्यूचर्स को खरीद लेना है। तो बेसिकली आपने फ्यूचर्स में एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस गोल्ड को खरीद लिया है, बिकॉज आपका भाव नक्की हो गया है, राइट? आपका भाव जो है वो पक्का हो गया है। उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, अगर फ्यूचर्स में भाव गिरेगा तो आपको एक साइड पे लॉस होगा, लेकिन उस दिन जब आप फिजिकल माल लेने जाएंगे तो वो उतना सस्ता मिल जाएगा। तो एक साइड का लॉस, एक साइड का प्रॉफिट, दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। यही होगा अगर भाव बढ़ेगा भी, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। अगर भाव बढ़ेगा तो फ्यूचर्स में आपको प्रॉफिट आ जाएगा और उतना ही महंगा फिजिकल गोल्ड मिलेगा जब 10 दिन बाद आप लेने जाएंगे। सो कोई प्रॉफिट नहीं होगा इससे, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई लॉस नहीं होगा। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे 51,000 पे, और जो आपका कन्वर्जन मार्जिन है वो आपके हाथ में रहेगा, सेफ रहेगा। ये है फ्यूचर्स से हेजिंग करने का तरीका। और जहां तक सवाल है ऑप्शंस का, बुलियन में हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो बेसिकली गोल्ड में दो तरह की हैं, यानी किलोग्राम और 100 ग्राम। 100 ग्राम वाली ऑप्शन इन गुड्स है, किलोग्राम जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इन फ्यूचर्स है, जिसका मतलब है कि आपको वापस एक फ्यूचर्स पोजीशन में कन्वर्ज हो जाना है। ऑप्शन इन गुड्स से आप डायरेक्टली डिलीवरी ले दे सकते हैं। सिल्वर 30 kg की ऑप्शन है, ऑप्शन इन फ्यूचर्स। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर काफी अच्छी लिक्विडिटी और ओपन इंटरेस्ट बरकरार रहता है। ऑप्शंस के माध्यम से आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो कि आप फ्यूचर्स से नहीं कर सकते। हेजिंग दोनों से कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑप्शन से कैसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ऑप्शंस बेसिकली एक इंश्योरेंस की तरह है, जैसे एक मेडिकल इंश्योरेंस है। अब आपने एडवर्स मूवमेंट के अगेंस्ट अपने आप को इंश्योर कर लिया है एक प्रीमियम देके, लेकिन अगर भाव आपकी साइड में जाता है, यानी कि फेवरेबल साइड में जाता है, तो आपका जो प्रॉफिट करने का जो जरिया है वो मेंटेन रहेगा। यानी कि अगर भाव गिरेगा, अगर आपका रिस्क गिरते हुए भाव से है, तो आपने पुट ऑप्शन खरीद के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन भाव अगर बढ़ता रहेगा तो आपको प्रॉफिट भी आता रहेगा। तो ये एक टू वे ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट करने का भी एक ऑप्शन ओपन रहता है। ऑफ कोर्स काउंटर पार्टी रिस्क एक्सचेंज ट्रेडेड होने की वजह से आपका नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑप्शंस की सेफ्टी और फ्यूचर्स की लीवरेज को मिलाकर बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑप्शंस का कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, आपको एक ही बार प्रीमियम देना है। फ्यूचर्स में मार्क टू मार्केट होता है आपकी पोजीशन, अगर आपने 51,000 में लिया, वो 50,800 हो गया, तो 200 रुपये आपका M2M यानी मार्क टू मार्केट हर रोज फ्यूचर्स में सेटल होता है। बढ़ गया तो आपके अकाउंट में क्रेडिट आता है, अदरवाइज डेबिट होता है। ऑप्शंस में सिर्फ आपने एज अ बायर ऑफ ऑप्शंस जो ऑप्शन का प्रीमियम दिया है, दैट इज योर वर्स्ट लॉस सिनेरियो, दैट इज अ वन टाइम पेमेंट ऑफ प्रीमियम, दैट्स इट, नथिंग एल्स हैज टू बी डन आफ्टर दैट एज अ बायर ऑफ ऑप्शंस। सो यू कैन सी अ प्रेडिक्टेबिलिटी, आपके कैश फ्लो में एक प्रिडिक्शन आप कर पा रहे हैं कि मैंने अगर 51,000 में 1% यानी कि 510 रुपए देके मैंने कॉल ले ली है, तो बस वो मेरा आउटफ्लो मैक्सिमम है, इनफ्लो और भी आ सकता है। क्योंकि कॉल का मतलब है बेसिकली एक राइट टू बाय है बाय पेइंग प्रीमियम, पुट ऑप्शन का मतलब है एक राइट टू सेल है बाय पेइंग प्रीमियम।
जो राइटिंग साइड है ऑप्शंस की, जो ऑप्शन सेलिंग की बात अगर करें, उसके अंदर प्रीमियम आता है, यानी आप कॉल राइट करके किसी को एक हेजिंग का जरिया दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो प्रीमियम है वो आपको आ रहा है। दोनों तरीके से हेजिंग की जा सकती है। ये मैटर करता है कि उस समय आपकी जो वॉलेटिलिटी की सिनेरियो क्या है, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो प्रीमियम बढ़ जाता है। जिस तरह से एक रिस्क है, एक रिस्क बढ़ जाता है तो रिस्क की परसेप्शन बढ़ने से प्रीमियम बढ़ता है। तो अगर आप उस समय राइटिंग करके हेज करें तो बेटर है, मगर जब वॉलेटिलिटी कम हो तो बाइंग करके हेज करना वाया ऑप्शंस बेटर गिना जाता है। तो जो माइनिंग कंपनीज हैं गोल्ड की वर्ल्ड में, वो इस तरह की जो स्ट्रेटजी है कॉलर जिसे वहां दिया गया है, कॉलर को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्राइस जो चल रहा है उसके ऊपर की थोड़ी सी कॉल्स को बेच दिया और जो प्रीमियम मिला उस प्रीमियम से नीचे की जो फ्लोर प्राइस है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे के भाव पे पुट्स को खरीद लिया। तो आप एक अक्रॉस अ सर्टेन रेंज आप प्रोटेक्ट हो गए, यू हैव बिकम इंश्योर्ड। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एज अ ज्वेलर जो कर सकते हैं वो ये है कि फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शंस के थ्रू आप दे सकते हैं। यू कैन, आपके जो वॉक इन कस्टमर आते हैं उनको आप एक फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम्स के रूप में आप एक फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से दिवाली से 15 दिन पहले कोई भी आपका वॉक इन कस्टमर आता है तो आप बोल सकते हैं कि मैं आपको आज का भाव या इस पीरियड में जो दिवाली का भाव आएगा या दिवाली के पीरियड से पहले जो भी भाव बेस्ट होगा, लीस्ट होगा, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ये संभव है, ये पॉसिबल है और बहुत सारे बड़े ज्वेलर्स MCX पे ऐसा करते हैं दिवाली के दौरान। तो करना कुछ भी नहीं है, एक पुट ऑप्शन खरीदनी है। सपोज जो वॉक इन कस्टमर है वो, अगेन मैं एग्जांपल 51,000 का लेता हूँ, तो आपने पुट ऑप्शन खरीद ली 1% पैसा देके, तो अगर तो वो भाव गिरेगा आपको लिहाजा अपने कस्टमर को नीचे का भाव देना है, तो जो पुट ऑप्शन है वो आपको उतना प्रीमियम बढ़ के वो आपको उतनी कमाई वापस कर देगी। तो आप किसी भी तरीके से लॉस में नहीं आए। अगर वो प्राइस बढ़ गया तो आपको आज वाला ही प्राइस देना है। तो उस तरीके में उस यू नो इन दैट लाइट आपका जो 510 रुपया है वो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट गिना जाएगा कि ठीक है आपने इस फ्लेक्सिबल प्राइसिंग देने के लिए एक 1% कॉस्ट आपने बेयर की है। अब 1% भी एक एक्सट्रीम मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली आधा टका से 0.75% के अंदर ये हो जाता है। नाउ सो एक ऑप्शन के थ्रू एक और एग्जांपल आपको मैं लेके बताता हूँ। जैसा मैंने अभी कहा कि आपका रिस्क गिरते हुए अगर प्राइस का रिस्क है तो आप क्या करेंगे, आप पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। पुट ऑप्शन खरीदेंगे, अगर तो भाव बढ़ गया, आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम 510 रुपीज है, मगर अगर भाव नीचे गिरता है तो प्रीमियम बढ़ता रहेगा और आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो नॉर्मली लोग फ्यूचर्स में अगर बाय करते हैं तो पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप फिजिकल मार्केट के साथ की जो बाइंग है और सेलिंग है, या फिजिकल मार्केट में जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी है उसके साथ ऑप्शंस का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को डाउन साइड रिस्क से इंश्योर कर लेंगे और अपसाइड में आप ओपन रहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है कि मैंने पुट ऑप्शन खरीदी। देखिए इसमें 2 कॉलम हैं, ये प्रोटेक्टिंग ऑफ इन्वेंट्री वाला एक पे ऑफ टेबल है पुट ऑप्शन का। इसके अंदर 2 कॉलम हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं कि प्राइसेस है और एक बीच में 2 कॉलम जो है वो पे ऑफ ऑप्शंस का है और एक फिजिकल स्टॉक का है। तो भाव अगर ऊपर नीचे होगा फिजिकल में क्या रहेगा और ऑप्शन में क्या रहेगा और नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा, ये बात चल रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि 51,000 में आपने 510 रुपए देके एक पुट ऑप्शन खरीद ली। अब अगर भाव गिरेगा तो आपका जो 510 है वो तो 510 ही रहेगा ऑप्शन, बिकॉज वन टाइम पेमेंट ऑफ प्रीमियम है।
और आपके फिजिकल स्टॉक का भाव गिरना शुरू हो जाएगा वहां से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि वो माइनस पे चल रहा है, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट लॉस है वो 510 पे लॉक्ड इन है। अगर आपका जो प्राइस है वो 51,000 से बढ़ता है, ऊपर चला जाता है, तो आपका जो ऑप्शन तो वही, ऑप्शन जो है आपका पुट ऑप्शन 510 में लिया हुआ वो वही रहेगा, लेकिन एक लेवल के बाद आपको जब वो 51,600 पे आता है तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जब आपने अपने प्रीमियम जो दिया हुआ है उसका लेवल पार कर लिया है तो आपको अपसाइड में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, और डाउन साइड में इन एनी केस आप 510 रुपए देखिए प्रोटेक्टेड है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेजिंग वाया पुट ऑप्शंस। तो आपको दो तरीके के हमने इंस्ट्रूमेंट्स बताए, एक फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस। फ्यूचर्स में आप अपनी पोजीशन को ऑफसेट करते हैं, उसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। ऑप्शन में क्या रहता है, नो लॉस तो रहता ही है, मगर ऑपोजिट साइड में आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। इन शॉर्ट, और जो उसकी कैपिटल एफिशिएंसी है, लोअर कैपिटल ब्लॉक है, पहले तो फ्यूचर्स में ही बहुत लो है एज कंपेयर टू फुल्ली बाइंग द फिजिकल स्टॉक ऑब्वियसली, और ऑप्शन में उससे बहुत कम है क्योंकि सिर्फ प्रीमियम लेके आप काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एमसीएक्स पे अब तक जो डिलीवरीज हुई हैं, हालांकि डिलीवरी इज नॉट कंसिडर्ड द ओनली थिंग टू बेसिकली लुक एट व्हेन यू टॉक अबाउट कमोडिटी एक्सचेंजेस, बट इससे ये जरूर पता चलता है कि एमसीएक्स के प्राइस की एक्सेप्टेंस कितनी है, बिकॉज बायर सेलर दोनों को मंजूर है तो ही डिलीवरी होती है। और इससे पता चलता है कि उसकी स्पॉट प्राइस से, इंडिया के स्पॉट प्राइस से और बाहर के स्पॉट प्राइस से लिंकेज और कोरिलेशन कितनी अच्छी है कि हेजर्स को इस पे कंफर्ट महसूस होता है। सो टिल नाउ अभी तक 118 टन सोना और 3,551 टन चांदी की डिलीवरी यहाँ पे हो चुकी है। और अभी रिसेंटली गोल्ड में पिछले साल 5 टन के ऊपर का आंकड़ा एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दिखा, जो कि हमेशा का सबसे बड़ा हाई था। और सिल्वर में 140 टन, जो 12 साल का उछला स्तर था, वो सितंबर में देखने को मिला। जो हमारे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रिसेंटली लॉन्च रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड 1 ग्राम, उसके अंदर ऑलरेडी तकरीबन 21,000 कॉइन्स की डिलीवरी हो चुकी है। सिल्वर 1 kg जो फरवरी से आया, उसके अंदर ऑलरेडी 22 टन इस लॉकडाउन के दौरान 22 टन की डिलीवरी देखी जा चुकी है। नॉट ओनली लॉकडाउन बट इवन टिल नाउ, फ्रॉम मार्च, फरवरी मार्च। तो उन प्रोडक्ट्स को रिटेल का रिस्पांस एक अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और ये डिलीवरी के आंकड़े तब हैं जब हमारे यहाँ मंथली या बाय मंथली प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिलीवरी मंथली और बाय मंथली होती है। अगर छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी किसी स्टेज पे अगर रेगुलेटरी तौर पे अलाउ होते हैं छोटे ड्यूरेशन के, तो लिहाजा ये डिलीवरी का नंबर और भी बढ़ सकता है। ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था आपके लिए जो कि मैं लाया हूँ। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, आई विल बी हैप्पी टू टेक देम। जिल्पा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शिवांशु जी, बहुत अच्छे से आपने डिटेल में ये डिटेल्स प्रोवाइड किया कि हाउ फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैन बी बेनिफिशियल। Before we open the forum for members to ask the questions, I have received some offline questions. So उसको हम पहले एड्रेस करते हैं और उसके बाद आई रिक्वेस्ट मेंबर्स जिनके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन आंसर्स में या चैट बॉक्स में रख सकते हैं। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि फेस्टिवल सीजन जब रहती है तो उस दौरान ज्वेलर्स ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने जो कस्टमर्स है उसको फ्लेक्सिबल प्राइसिंग का लाभ कैसे दे सकते हैं और खुद भी कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? जी हाँ, तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि ज्वेलर्स के लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है पुट ऑप्शंस, जिसमें कि आप राइट टू सेल एट अ बाय प्राइस आपने ले लिया है। उसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्राइस की एक रेंज है, अगर आप वो ऑफर करना चाहते हैं अपने कस्टमर को, तो जिस दिन वॉक इन आया कस्टमर, उसने बोला 51,000 का भाव चल रहा है, चलो मैं आपको ये ज्वेलरी का ऑर्डर देता हूँ, ये
मेरा उसका 10%, 15-20% जो है एडवांस है, और 20 दिन बाद आप कहते हैं ठीक है मैं आपको आज और 15 दिन बाद या आज से 1 महीने में जो भी बेस्ट प्राइस है वो मैं आपको लॉक इन करने को दूंगा। तो कुछ भी नहीं करना है, MCX पे 51,000 की पुट ऑप्शन आपने खरीदनी है। तो अगर तो भाव गिरेगा तो पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा, और जिस दिन आपको वो उसको देना है, नक्की करना है, उस दिन आप ये पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो this can be at worst an administrative cost for you, which is minuscule, 0.6%, 0.7% odd level. लेकिन इससे फ्लेक्सिबिलिटी आप जो दे पाएंगे अपने कस्टमर को, उससे आपका जो ओवरऑल जो बिजनेस है उसका जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए। जी जी सर, एक और क्वेश्चन है, या अगर गोल्ड या सिल्वर को हेज करना है तो उसके लिए कितना मार्जिन भरना पड़ेगा? मतलब आपने जैसे डिफरेंट डिनोमिनेशंस दिखाए, तो हर डिनोमिनेशन के लिए कुछ एक परसेंटेज लेवल रहता है या कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है, कैसे होता है? मार्जिन कितना भरना पड़ेगा इसके लिए? जी हाँ, तो ये एक परसेंटेज लेवल रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेशन, चाहे वो 50 लाख किलो का कॉन्ट्रैक्ट हो या 5 लाख हो गोल्ड मिनी 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट। तो गोल्ड की और सिल्वर की जो एक बैंड बना हुआ है रेगुलेटरी तौर से कि वॉलेटिलिटी को देखते हुए एक मार्जिन फिक्स रहता है हर एक कमोडिटी का। सो बाय दैट लॉजिक इन गोल्ड इट इज 6% across the board. Initial margin is 6%. From time to time, additional margins may get imposed by the exchange depending on volatility, but a rough calculation 6% पे आप करें. Silver is slightly more volatile, so there we have a margin of 10%. So this is, you just pay this kind of margin to take a position, and then you have insured the price for yourself. तो इन सच केस अगर कोई बिजनेसमैन है, वो व्यापारी अपना खुद का जो पड़ा हुआ गोल्ड या सिल्वर है उसको ऑप्शंस के द्वारा हेज कर सकता है? जी हाँ, जो ऑलरेडी उसके पास है उसको भी हेज किया जा सकता है। ओके, बिल्कुल, बिकॉज वो गोल्ड की जो प्राइस रहेगी वो उसकी मूवमेंट और MCX की प्राइस मूवमेंट सेम रहेगी। इसके लिए चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी की फॉर्म में है या बुलियन की फॉर्म में है, इट कैन बी हेज्ड। ओके सर, ये जो गोल्ड और सिल्वर MCX के थ्रू किया जाता है उसका प्योरिटी लेवल क्या रहता है? वो जी हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहता है या किस हिसाब से होता है प्योरिटी लेवल? जी हाँ, सो बेसिकली जो आज की डेट में जो गोल्ड और सिल्वर MCX पे अलाउेबल है डिलीवरी के लिए, वो लंदन गुड यानी LBMA डिलीवरेबल है। वो 999 कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पे रहता है, और जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे गोल्ड का किलोग्राम उसमें 995 बेसिक क्वालिटी टू डिलीवर है। अगर कोई उसके ऊपर डिलीवरी करता है तो उसको उतना प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली दिया जाता है और लिया जाता है बायर से। अब अभी एक्सचेंज जो है वेरी शॉर्टली इंडियन रिफाइंड गोल्ड को भी जो BIS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, और जो रिफाइनर्स बाकी सब कंडीशंस ऑडिट वगैरह इंस्पेक्शन एक्सचेंज की मीट करते हैं, उन रिफाइनर्स को, इंडियन रिफाइनर्स को भी एक्सचेंज बहुत शॉर्टली ऐड करने जा रहा है इस गुड डिलीवरी लिस्ट में। ओके, सो बट क्वालिटी वही रहेगी, क्वालिटी 999 रहेगी। ओके ओके, एक क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स में जो इन्वेंट्री हेजिंग की जाती है उसका सेट ऑफ मिलता है क्या? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो बेसिकली जो आपकी फिजिकल बुक्स हैं उसके अगेंस्ट अगर आप शो करते हैं कि मैंने ये फ्यूचर्स में हेजिंग की है, ऑप्शंस में हेजिंग की है, तो उसके अंदर जो सेक्शन 43/5 है वो बेनिफिट आपको मिलता है। मींस कि आप इसको एज ए बिजनेस इनकम और लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं और आपस में ऑफसेट कर सकते हैं। ये कोई भी आपकी जो CA हैं वो इसे करके दे दें। अच्छा, ओके सर, एक क्वेश्चन आया है मेंबर से कि अगर हम लोग 1 ग्राम गोल्ड बाय करते हैं MCX से, तो उसका होम डिलीवरी का ऑप्शन या मुंबई में कहाँ से डिलीवरी, मतलब डिलीवरी इसका कैसे होगा गुड्स का? राइट। सो जहाँ तक एक्सचेंज के डिलीवरी सेंटर्स का सवाल है, तो हमारा जो बेसिस सेंटर है वो अहमदाबाद है, और इसके अलावा हमने एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स टोटल खोले हुए हैं, टोटल 8। मगर वो जो बाकी डिलीवरी सेंटर्स हैं उनके अंदर दिल्ली आता है, मुंबई, बेंगलोर,
हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन, तो ये जो सेंटर्स हैं इनके अंदर डिलीवरी इंटेंशन मैचिंग बेसिस पे ही होती है, यानी कि अगर बायर वहां देना चाहे और सेलर वहां पे डिलीवरी देना चाहे और बायर लेना चाहे तो वो संभव है। अदरवाइज डिलीवरी अहमदाबाद में होती है, एंड फ्रॉम अहमदाबाद अगर आप चाहते हैं कि एज अ क्लाइंट आपको डोर स्टेप डिलीवरी दी जाए, तो जो मेंबर्स हैं एक्सचेंज के जिनके थ्रू आपका अकाउंट खोला जाता है, जो ब्रोकर्स हैं, वो आपको ये करके देते हैं। फर्दर मूवमेंट जो है, एक्सचेंज की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज के वॉल्ट्स तक रहती है, जो कि डिलीवरी सेंटर पे रहते हैं। सो क्योंकि आप एज अ क्लाइंट आएंगे तो जो मेंबर है वो ये करके देगा फर्दर मूवमेंट। Yes, can you hear me, Jilpa ji? Hello. I lost the voice. I could not hear. Yes. Hello. Haji, now I can hear you. Sorry, yeah, due to some network issues. सर, किसी को अगर नया अकाउंट ओपन करवाना है MCX के थ्रू, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, कितना लंबा प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके लिए? जी हाँ, इसमें कुछ भी लंबा प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको आपके जो KYC किया जाता है, जो रेगुलेटरी एक रिक्वायरमेंट है सेबी और एक्सचेंजेस की, उस KYC फॉर्मेट के को भरना है, फॉर्म को भरना है, और मेंबर जो भी हमारे किसी भी ब्रोकर को अप्रोच करना है जो एक्सचेंज का मेंबर है। तकरीबन एक्सचेंज के अगर 700 मेंबर्स हैं तो आपको उनमें से किसी के साथ भी जाके KYC फॉर्म भरना है, और विद इन 1 डे जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, विद इन 1 डे ये काम हो जाता है, विद इन अ फ्यू आवर्स। ओके, तो प्रोसीजर इतना कुछ लंबा नहीं है। और एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट भी कोई बैलेंस मेंटेन करना है ऐसा नहीं है, जब वो फ्यूचर ऑप्शंस में जब डील करेंगे तभी सिर्फ मार्जिन मनी देना रहेगा। हाँ, जब आपको पहला अपना सौदा करना है तो आपको मार्जिन के तौर पे जो डालना है, प्लस अगर आपको M2M के लिए अपने ब्रोकर के को देना है जो M2M आता रहेगा पोजीशन के अगेंस्ट, तो उससे पहले कोई जरूरत नहीं है, कोई देने की जरूरत नहीं है। So we have few more questions. What about decreasing premium due to time decay in options buying? तो बेसिकली देखिए, ऑप्शंस के अंदर कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से प्रीमियम ऊपर नीचे होता है। सो जो इनका सवाल है वो टाइम डिके को लेके है। जी। तो वो डेफिनेटली वो जितनी भी ऑप्शंस हैं वर्ल्ड में, चाहे ये इक्विटी की हो, करेंसी की हो, क्योंकि जो टाइम का लिंक होता है कि प्रोबेबिलिटी से, कि अब आने वाले समय में एक्सपायरी डेट से पहले क्या ये मूवमेंट उस लेवल तक आ सकती है। तो टाइम के जो डेल्टा है बेसिकली वो होता है कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट किस फ्यूचर्स के साथ साथ कितना कोरिलेटेड चल रही है, या स्पॉट में कैश में जो उस शेयर का दाम है उसके साथ ये कितनी मूवमेंट हो रही है, वो डेल्टा होता है। तो जो थीटा की बात ये कर रहे हैं टाइम डिके, उसका मतलब है कि अगर मेरा मंथली एक्सपायरी अब से कुछ सिर्फ 3 दिन बाद रह गया है और मैंने बहुत ही कोई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड किया, तो उसका प्रीमियम उतना कम होगा। तो अक्सर लोग इस डिके का जो है इस डिके को कई तरीकों से स्ट्रेटजीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप हेजर हैं तो आपकी जो प्रोटेक्शन है आपने वो ले ली है। अगर वो डिके हो भी जाता है तो एज अ बायर आपका वो जो है इट विल एक्सपायर वर्थलेस, बट एट द सेम टाइम इट हैज प्रोवाइडेड यू द शील्ड व्हाट यू नीडेड फॉर दैट टाइम। Okay, and this benefit can be taken by the partnership firm as well. So how to take the advantage of hedging in partnership firm? That is the question from the member. देखिए, वो as far as the structure of the entity is concerned, it is immaterial. Whatever is the nature of transaction, ultimately that will give you a protection against the volatility, so it doesn't matter. That account has to be in the name of the partnership firm. All corporate structures whichever are regulatory approved, they can be utilized to open the accounts, whether it's partnership or, yeah.
ओके, सो सर अकाउंट ओपन करने के लिए कोई ब्रोकर्स रहते हैं? देयर इज अ क्वेश्चन कि ब्रोकर का लिस्ट कहाँ से मिल सकता है, या वो डायरेक्ट कर सकते हैं हम? एक्सचेंज की वेबसाइट पे पूरा ब्रोकर्स का लिस्ट अवेलेबल, मेंबर्स का लिस्ट अवेलेबल है, और उसमें से किसी को भी वो चूज कर सकते हैं। और जैसा कि आपने नॉर्मली देखा गया है कि जो इक्विटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, इनके ब्रोकर्स के जो नाम आप भी जानते हैं, ये भी वो नॉर्मली हर शहर में प्रेजेंट है, तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। और एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी ये लिस्ट पूरी अवेलेबल है, mcxindia.com। मैं अपने कोलीग्स को बोलता हूँ कि जरा कमेंट बॉक्स में हमारा वेब एड्रेस डाल दीजिए प्लीज। जी जी। Sir, one more question is that in the money option gets converted into futures at the time of expiry, so which leads to additional brokerage charges payable. So can MCX square off option at time of expiry like NCE and BSE does? No, see, there is option in futures is a different product, and option on goods is a different product. We have the kilogram option is option in futures, which devolves back into the underlying future contract. Okay, so जहाँ तक डिवॉल्वमेंट के बाद इसके अंदर 2 दिन का आपको समय मिलता है कि आप डिसाइड कर सके कि आपको डिलीवरी में जाना है या आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। इसमें ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में जो फ्यूचर्स के साथ लिंक स्ट्रैटेजी है ऑप्शन की, वो एक बहुत एफिशिएंट तरीके से बनाई जा सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली फ्यूचर्स पोजीशन तो है ही, और ये डिवॉल्व होकर वापस फ्यूचर्स ही बन जाता है, और आपको नेटिंग ऑफ उस दिन मिलती है जब डिवॉल्वमेंट होती है। अब वो उनका जो दूसरा सवाल है वो है ऑप्शन एंड गुड्स को लेके। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन एंड गुड्स भी है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो 100 ग्राम की ऑप्शन है वो डिवॉल्व नहीं होती है, वो फ्यूचर नहीं बनती है, वो डायरेक्टली उससे आप डिलीवरी ले दे सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी एक्सपायरी डेट है और जो फ्यूचर की एक्सपायरी डेट है डिलीवरी की, वो दोनों हमने सेम रखी है, और उसके अंदर हमने पोर्टफोलियो मार्जिनिंग बेनिफिट भी है, यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के को मिला के जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही लागू होती है, हेजिंग का बेनिफिट दिया जाता है, और डिलीवरी की भी लास्ट डे पे नेटिंग ऑफ होती है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को देखा जाए तो दोनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं। तो ऑप्शन एंड गुड्स भी हमारे यहाँ पे है, अगर वो ट्राई करना चाहते हैं तो 100 ग्राम में करें पार्टिसिपेट, जिनका अभी क्वेश्चन था। गोल्ड 100 ग्राम, ऑप्शन ऑन गुड्स। ओके ओके। सो शिवांशु जी, अगर इसके रिगार्डिंग किसी को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो इज देयर एनी हेल्प डेस्क और एनी available resources from MCX to support members' query? Absolutely. So we are providing the email ID pmtbullion@mcxindia.com. We are just going to type it in the chat box. What we will be doing is जो हमें आपके यहाँ से पूरी लिस्ट मिलेगी पार्टिसिपेंट्स की, हम हर एक को ये प्रेजेंटेशन मेल करेंगे, और कोई भी क्वेरी इसके बाद भी होती है प्रेजेंटेशन को समझ के पढ़ के, तो उस आईडी पे डाल सकते हैं, हम जवाब भी पूरा देंगे और हैंड होल्डिंग करेंगे। ओके, वन मोर क्वेश्चन। गोल्ड का जो फिजिकल रेट होता है, मतलब लोकल मार्केट डोमेस्टिक मार्केट का जो भी रेट होता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज उसके और MCX के रेट में कितना डिफरेंस होता है? तो अगर MCX से कोई डिलीवरी लेता है तो उसको MCX के रेट के ऊपर कितना चार्ज लगता है, मतलब चार्जेस क्या लगते हैं और डिफरेंस कितना रहता है? जी हाँ, सो MCX का जो रेट है, इट इज इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी and it excludes basically the GST. So MCX के रेट के ऊपर GST लगता है, और जो भी रेट निकालते हैं वो फाइनल रेट होता है। जहां तक सवाल है कि स्पॉट, देखिए स्पॉट कभी ऊपर चलता है, कभी MCX ऊपर चलता है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। इंपोर्ट पैरिटी, स्पॉट मार्केट और MCX, ये 3 लेग्स हैं। तो इन तीनों लेग्स की आपस की जो पैरिटी डिस्पैरिटी है वो चेंज होती रहती है। सो देयर आर टाइम्स जब आपको MCX पे प्रीमियम, जब स्पॉट मार्केट फॉर एग्जांपल सडनली तेज हो जाता है, एक्सपायरी के पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी ऊपर आता है इमीडिएटली। और अगर फॉर एग्जांपल करेंसी वीक हो गई और इंटरनेशनली गोल्ड बढ़ गया और रिटेल बाइंग आ गई, तो MCX प्रीमियम पे आ जाता है। तो बहुत सारे डायनेमिक्स हैं
इस चीज के, तो उनको ये कंपैरेटिव डिसीजन लेने का मौका मिलता है कि मैं स्पॉट में देख रहा हूँ कि 51,000 का भाव है, बट हो सकता है MCX में इस समय 50-800 चल रहा है, तो मैं डिलीवरी ले सकता हूँ। और अगर कभी ऐसा होता है कि MCX प्रीमियम पे आ जाता है डिस्काउंट की बजाय, तो जो हेजर्स हैं जो डिलीवरी देना चाहते हैं, वो अपनी पोजीशन को डिलीवरी में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, मगर इसकी कैलकुलेशन वही है जो स्पॉट मार्केट के प्राइस की है, which means के it doesn't have GST or any other taxation into it. It only has custom duty, international exchange rate and custom duty. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ जिल्पा जी आपको। जी, am I audible now? Yes. What would be the premium of one contract gold AM? It's 500 now. So how much investment per contract? प्रीमियम देखिए, गोल्ड मिनी की बात कर रहे हैं ना, तो गोल्ड मिनी इज बेसिकली a contract which is of 100 grams of gold. Okay, so today if I just roughly I say कि गोल्ड का भाव जो है 50,000 रुपए पर 10 ग्राम है, तो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया गोल्ड मिनी, और जो गोल्ड किलोग्राम है वो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो प्रीमियम का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो प्रीमियम किस, वो ऑप्शन के प्रीमियम की बात कर रहे हैं? यस, तो फिर वो उनको वो बेसिकली इट विल बी 1% इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एट द मनी प्रीमियम। सो 1% का मतलब 1% ऑफ द वैल्यू विच इज 5 लाख, 5 लाख का 1%, तो प्रीमियम बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू 50 लाख का 1%, जो कि किलोग्राम कॉन्ट्रैक्ट। हर एक वो किलोग्राम कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑप्शंस में ज्यादातर B2B पार्टिसिपेशन देखी जाती है, इसमें थोड़ी रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, छोटे वाले। Okay, great. So he is writing that strike price is 49,200 CE, option price is 472. हाँ हाँ, तो वो कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, जो मतलब ये मार्केट डिटरमिन्ड प्रीमियम रहता है, बट 1% में आपको एट द मनी का जो बता रहा हूँ वो है एक रफ कैलकुलेशन गिनी जाती है मार्केट में कि रफली 1% उसका प्रीमियम होता है। It will vary from time to time, time decay, closer to expiry, and whether it's totally out of the... Just an idea, one can consider 1% of the... Or at the money, yeah. At the money. वो जो बात कर रहे हैं वो अभी इस समय क्या भाव है वो देखना पड़ेगा, बट आई थिंक वो क्लोज टू द मनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आई थिंक हाँ, तो 49 समथिंग की उन्होंने बात की है। Yes. I think his answer is received. The response is satisfactory. I think so. So, Shivanshu ji, I think you have addressed so many questions. One more question. अगर कोई पहली बार कर रहा है, ये तो कुछ है कि थोड़ा टेक्निकल रहता है, पहली बार किसी को स्टार्ट करने में थोड़ा हिचकिचाहट है या उनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि ये कैसे कर पाएंगे, तो जब कोई पहली बार कर रहा है ये हेजिंग का आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि क्या प्रिकॉशंस ले, वो कौन सी चीजों को ध्यान में रखे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? जी हाँ, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। वैसे भी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक चल रहा है, तो इसके अंदर इन्वेस्टर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो आई थिंक सबसे पहली बात यह है कि एक्सचेंज के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए। बाकी जो इवल्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, डब्बा ट्रेडिंग वगैरह, इन सबसे दूर रहना चाहिए। जहां तक कि डिलीवरी का सवाल है, क्वालिटी एश्योर्ड डिलीवरी यहाँ पे मिलती है। हर एक सौदा जो होता है वो एक्सचेंज में वेरीफाइबल होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के थ्रू। जो एक्सचेंज के सौदे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को वेरीफाई किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन का हर एक का नंबर होता है। तो ये हो गया एक ऑर्गेनाइज तरीका काम करने का। लीवरेज जो है वो नए इन्वेस्टर्स को ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, हमेशा केयरफुली। और यहाँ तो ज्वेलर्स की बात चल रही है, तो जो उनका एक्सपोजर जितना है वहीं तक अपने आप को सीमित करके हेजिंग करनी चाहिए, और स्पेकुलेटिव एंगल पे एक लिमिट के ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और डिसिप्लिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी कैलकुलेशन है कि आपका M2M इतना होने वाला है, तो उतना बफर रख के चलें। मार्जिन आपको बताया 6% है। इस तरह की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो मेंबर्स हमारे एक्सचेंज के हैं वो सब
लिस्टेड हैं वो हमारी एक्सचेंज की वेबसाइट पे, उनके साथ संपर्क करके अकाउंट खोल के काम करना चाहिए। ओके, सो सेफ्टी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड केवाईसी जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, आपके साथ भी वो लोगों का केवाईसी रजिस्टर रहता है, तो एज सच वहां पर और कोई रिस्क नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा संभल के उनको चलने की जरूरत रहेगी जो फर्स्ट टाइम करने को जा रहे हैं। सर, वी हैव रिसीव्ड फ्यू मोर questions where we can see delivery data and percentage of delivery to total contract details. Yes, you can see the delivery data is available on the exchange website. Under the delivery, there's a section there, you can see that. Okay, and as far as after a certain number of days of delivery being settled, there is a list also which comes up, which are the top 5 buy side deliveries and top 5 sell side deliveries. That data is also available. Okay, sir, एक क्वेश्चन ये आया है कि ब्रोकर हु कैन डिलीवर गोल्ड बार टू माय सिटी, फॉर एग्जांपल अगर किसी को सूरत में चाहिए डिलीवरी ऑफ द बार, तो इज पॉसिबल थ्रू एमसीएक्स? हाँ, तो वही जैसा मैं कह रहा था कि जो नेशनल लेवल के रिटेल ब्रोकर्स रहते हैं उनकी हर जगह ब्रांचेस होती हैं, और वो डेफिनेटली एक्सचेंज के डिलीवरी सेंटर के बियॉन्ड ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं एट देयर ओन चार्ज, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। हाँ जी। ओके, सो जो भी ब्रोकर का लिस्ट है अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, दैट कैन बी रिफर्ड एंड दे विल बी द राइट पर्सन टू फॉर दिस अरेंजमेंट्स। Yes, they do these arrangements in a regular course for their clients. Okay, okay. So I think sir, most of the questions कवर कर दिए गए हैं, काफी जो मेंबर की क्वेरीज थी वो भी सॉर्ट आउट की गई है, एंड एज योर टीम हैज ऑलरेडी पुट द ईमेल आईडी जहां पर हम क्वेरीज शेयर कर सकते हैं मेंबर्स। आई रिक्वेस्ट मेंबर्स कि आपको कुछ भी अगर असिस्टेंस की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो आप pmtbullion@mcxindia.com पे आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं। और जैसे शिवांशु जी ने बताया कि जितने भी मेंबर्स ने आज पार्टिसिपेट किया है उनकी ईमेल आईडी हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो काउंसिल एमसीएक्स के साथ शेयर करेंगे, और उनके बाद एमसीएक्स की तरफ से आपको एक प्रेजेंटेशन भेज दिया जाएगा जो आज शिवांशु जी ने हमें समझाया है। सो थैंक यू सो मच शिवांशु जी, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन तो दिया, साथ में जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस या कंफ्यूजन मेंबर्स को आ रही थी वो भी आपने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गाइडेंस, शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ अस। आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू जिल्पा जी, आई थिंक आपने ये एज अ फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से आप सबने कोऑर्डिनेट किया। आई होप कि जो अवेयरनेस है और जो बेनिफिट्स हैं हेजिंग एक्टिविटी की, वो हमारे सभी ज्वेलर मेंबर्स जो हैं जीजेपीसी के, उन तक ये बेनिफिट पहुंचे, यही मैं चाहूंगा। और बाकी आपने जैसा कहा है, ये प्रेजेंटेशन सबसे शेयर की जाएगी एंड वी रिमेन देयर फॉर हैंड होल्डिंग एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड। एंड द टीम, आई रिक्वेस्ट मेंबर्स, आपका जो भी फीडबैक है वो आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अबाउट द सेशन, और इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू कांटेक्ट एमसीएक्स और जीजेपीसी for the matter, and we are there to support you. Thank you so much, Shivanshu ji. Thank you. Thank you. Thank you.